वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडेज माय टॉपिक इज इको फेमिनिज्म, जिसे हिंदी में पर्यावरण और नारीवाद के नाम से जाना जाता है। इको फेमिनिज्म दो शब्दों से बना है, इको और फेमिनिज्म। ये लिखा है आपने बेटा इसमें, इको एंड फेमिनिज्म, ठीक है बेटा। इसका अर्थ है पर्यावरण और नारीवाद के बीच संबंध। अच्छा, इको फेमिनिज्म यह मानता है कि जिस तरह से प्रकृति का शोषण किया जाता है, उसी तरह महिलाओं का भी शोषण किया जाता है। दोनों के शोषण के पीछे वित्तीय सत्ता और पूंजीवाद जैसी व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। The term ecofeminism was first coined by the French writer Francois de Icobon ये लिखा है आपने। in अच्छा, 1974 in her book Feminism or Death। ये क्या पढ़ते हैं? फ्रेंकोय डी एबॉम। Francois de Icobon अच्छा जी, थैंक यू बेटा। बुक का नाम है फेमिनिज्म। or Death। अच्छा, In India, the term ecofeminism was popularized by Vandana Shiva। ओके, अब इकोफेमिनिज्म क्या कहना चाहता है और इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है? गुड, प्रकृति और महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जैसे महिलाएं जीवन देने और पोषण करने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी हमें भोजन, जल और जीवन देती है। और इसका सेकंड प्रिंसिपल है औद्योगिकरण और पूंजीवाद नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कहना चाहता है कि औद्योगिकरण और पूंजीवाद केवल प्राकृतिक वातावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि महिलाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वाह, फॉर एग्जाम्पल, भारत और अफ्रीका के कई हिस्सों में बड़ी कंपनियां जैसे मॉन्सेंटो बीजों पर नियंत्रण कर रही है, जिससे पारंपरिक महिला किसान अपनी खेती के जो पारंपरिक तरीके हैं ना, उनसे अलग हो गए। लिखो बोला इसको, मोनसेंटो लिखो वहाँ। ये कंपनी है बेटा, जैसे जो आपके पास टमाटर के बीज वगैरह ना, ये इसको बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजिकल फर्म है, ठीक है। बीज बनाती है मोनसेंटो, अमेरिका की। और एक दो और बताता हूँ मैं आपको, एक का नाम है कैरगिल, कैटरपिलर, इस तरह की कंपनियाँ दुनिया की बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनियाँ। अच्छा, आगे बोलो बेटा, शाबाश। इसका तीसरा सिद्धांत मानता है कि महिलाएं प्रकृति की संरक्षक होती है। अच्छा। दुनिया भर में महिलाएं पारंपरिक रूप से खेती, जल संरक्षण और जंगलों को बचाने का कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड में हुआ था। यह आंदोलन गौरा देवी तथा अन्य ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका फोर्थ प्रिंसिपल है जैव विविधता और परंपरागत ज्ञान का महत्व। वाह, इकोफेमिनिज्म यह मानता है कि स्थानीय समुदायों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के पास पर्यावरण को बचाने के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। वाह। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान जैसे शुष्क इलाकों में महिलाएं पारंपरिक जल संरक्षण और तकनीकों का प्रयोग करके पानी को बचाती है। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी हमारी जो बुढ़ापे में दादी परदादियों के पास होता था। इसका फिफ्थ प्रिंसिपल है विकास और पर्यावरणीय न्याय। बेटा एक मिनट, जो आपने जो फोर्थ प्रिंसिपल बोला ना, क्या क्या बोला आपने? जैव विविधता और परंपरागत ज्ञान का महत्व। अच्छा, तो इस परंपरा वहाँ लिखो बोला कहीं पर, परंपरागत ज्ञान है ना, परंपरागत ज्ञान, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक बंदे का, उनका नाम है राजेंद्र सिंह। आप अपने उसमें देखो, ग्रुप में शेयर करो। राजेंद्र सिंह नाम है, थे यूपी के। वो जॉब करने गए कहाँ पर? राजस्थान, जैसे मैडम ने बताया। और फिर वो कॉलेज में बुलाया था एक बार उनको। उन्होंने वहाँ पर जो लोकल जो बावड़ियाँ होती है उसको राजस्थान में जिंदा किया, और एक नदी जो सूख गई थी उसको दोबारा उन्होंने जिंदा किया, क्योंकि उसने उस नदी के दोनों तरफ पेड़ लगाए और पानी रुकने लग गया। आप उनके वीडियो देख सकते हैं। उनकी संस्था का नाम है तरुण भारत संघ, देखना वाला। राजेंद्र सिंह, ग्रुप में शेयर करो। इन्होंने पानियों को बचाया था, इस तरह से नदी को जीवित किया था दोबारा, है ना। कितना अच्छा, देखो परंपरागत ज्ञान बता रहे हैं हमारे को। अच्छा, और बोलो बेटा, शाबाश। इसका फिफ्थ प्रिंसिपल है विकास और पर्यावरणीय न्याय में लैंगिक समानता आवश्यक है। हाँ, महिलाएं पर्यावरण संकटों जैसे क्लाइमेट चेंज से पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती है। Good. इसीलिए जलवायु नीति, विकास योजनाओं और पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी होना सुनिश्चित करना चाहिए। रुको, देखो क्या स्टेटमेंट दी इन्होंने। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती है। कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी देखो इन्होंने। इसका एग्जाम्पल दो अम्मा। जलवायु परिवर्तन का मर्द पे भी तो असर पड़ेगा, औरत पे क्यों पड़ेगा? पर ये बोली ज़्यादा प्रभावित होती है, क्यों? कोई तर्क देगा? ज़्यादा क्यों? ज़्यादा योश की शब्द क्या इन्होंने, इनसे पूछेंगे आपके हिसाब से क्यों? आप बोलो भाई, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है महिलाओं पे जलवायु परिवर्तन का कि नहीं, पुरुष की तुलना में? हाँ, यस शर्मा जी, आप बोलो। आप यहाँ अकेले पुरुष मौजूद हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बोल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा प्रभाव पुरुषों की तुलना में महिला पे पड़ता है। कोई तर्क इसके खिलाफ भी दे सकते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देता हूँ उदाहरण, आप बोलो बेटा। जैसे कि मान लो
पानी नहीं है सपोज, ठीक है। हमारे हिमाचल में कुछ ऐसी जगह पानी नहीं होते, कुएं होते हैं वहाँ, मंडी साइड में, सरकाघाट साइड भी। तो वो पानी लाने का काम किसका होता है ज़्यादातर? बेटड़ी का कि मर्द का? औरत का ज़्यादा होता है ना। वैसे ही अगर पानी नहीं होगा तो खाना बनाने के लिए, बच्चों के पीने के लिए पानी लाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर पड़ेगी? औरत के ऊपर। और कई जगह कई किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर जा करके पानी लाती है, तो फिर वो चूल्हे चौके में रह जाएगी, वो अपना और काम कब करेगी, ठीक है ना। और ज़्यादातर बच्चे उनके पास होते हैं, तो इसलिए ये मानना है कि भाई जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? लेडीज़ पे। आगे बोलो, शाबाश। इको फेमिनिज्म के प्रमुख विचारक और इनके विचारों को अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा जाता है। Good. सबसे पहले है प्रारंभिक दौर 1970 से 1980 की अवधारणा। गुड। इस काल में सिर्फ इस वर्ड की स्थापना की गई थी और पहली विचारक है फ्रांसवा डी ऑबोन। अच्छा, ये लिखा है आपने, फ्रांसवा जी। डी ऑबोन। इसके फोटो ग्रुप में शेयर करो बेटा, देखो ना जरा। इनका जन्म 12 मार्च 1920 को फ्रांस में हुआ। इन्हें इको फेमिनिज्म शब्द की जनक और प्रसिद्ध फ्रांसीसी नारीवादी लेखिका और पर्यावरणविद के नाम से भी जाना जाता है। वाह। इन्होंने इको फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक फेमिनिज्म और डेथ 1974 में किया। गुड। उन्होंने बताया कि कैसे पितृ सत्ता और पर्यावरण विनाश एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने इस बात पितृ सत्ता वही मतलब बेटा कि मर्दों की जो तानाशाही और विनाश है ना, वैसा बता दिया। शाबाश। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और महिलाओं का शोषण जारी रहा तो समाज का विनाश हो जाएगा। बिल्कुल, इसको इस तरह से लो कि भाई पुरुष जैसे प्रकृति को मानता है कि ये मेरे 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 दोहन के लिए है, ठीक है, ऐसे ही औरत को भी उसने क्या बना दिया? एक प्रॉपर्टी, संपत्ति, मतलब संसाधन, मतलब औरतों को भी मानव के दर्जे से घटा के क्या बना दिया गया है? पुरुष के लिए है भाई, पुरुष के हिसाब से चलेगी। ये बोल रहा है वो, ये जो बोल रही विचारधारा है ना। और ये क्या हुआ था, वेस्ट में जब ये विज्ञान आया था तो फ्रांसिस बेकन और इस तरह के कई विद्वान थे, उनका ये मानना था कि जो प्रकृति है ना, ये एक उसकी तरह है, बोला एक जादूगरनी, विच की तरह है। विच जादूगरी करती है। अगर पुरुष के पास तर्क है, तो तर्क से वो उसके बाल पकड़ के उसको रास्ते पे ला सकता है। तो जब इन लेडीज़ ने वो लिटरेचर पढ़ा, फ्रांसिस बेकन को मॉडर्न विज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण बंदा मानते हैं, उसकी वो विचार पढ़े तो इनमें क्रांति पैदा हुई कि देखो तो अच्छा, तो तुम प्रकृति और हमें एक समान, एक वो समझते हो दोहन के लिए, ठीक है ना, एक मतलब जिससे मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती है। ये नहीं कि सही क्या है, हमारी इच्छाओं की चाबी है इनके पास, ऐसा दिखता है। आगे बोलो, शाबाश बेटा। इन्होंने फेमिनिज्म और इकोलॉजी के बीच संबंध को दर्शाया है। गुड। उन्होंने बताया कि कैसे पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को नियंत्रित करता है, गुड। वैसे ही वह प्रकृति को भी शोषित करता है। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक क्रांति की वकालत की। ठीक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पूंजीवाद, पितृसत्ता और पर्यावरणीय शोषण के खिलाफ एक क्रांति लानी चाहिए। वाह। उन्होंने इस विचार को पारिस्थितिकी समाजवाद से जोड़ा। अच्छा। पूंजीवाद और उपभोक्तावाद की आलोचना करता है। इकोलॉजिकल क्या बोला आपने? पारिस्थितिकी समाजवाद, सोशलिज्म। वाह वाह वाह। और इनकी फेमस बुक्स है इको फेमिनिज्म और समाज में बदलाव पर चर्चा 1978। किसने लिखी है? फ्रांकोइस डी ऑबोन। अच्छा, और बुक्स है, ठीक है। और सेकंड बुक है फेमिनिज्म और डेथ 1974। अच्छा। इसके बाद दूसरी विचारक रोजमेरी रेडफोर्थ रूथर। क्या नाम बोला दूसरे विचारक का? रोजमेरी रेडफोर्थ रूथर। लिख लो बेटा, नाम लिख लो, कष्ट है आपको, ताकि बाकी लोग सर्च करेंगे नेट में। प्लीज़ देखिए जरा, दूसरे विचारक रोजमेरी रेडकोट रूथर, रोजमेरी रेडफोर्ड रूथर। थैंक यू। रोजमेरी रेडफोर्थ रूथर का जन्म 2 नवंबर 1936 को अमेरिका में हुआ। गुड। इन्हें ईसाई धर्मशास्त्री, नारीवादी विचारक और इको फेमिनिस्ट के नाम से जाना जाता है। वाह जी। इनके मेन वर्क्स थे, उन्होंने इको फेमिनिज्म और रिलीजन के बारे में बताया। अच्छा। रूथर ने दिखाया कि पश्चिमी धर्मों को, इन्होंने मेन फोकस किया ईसाई धर्म में महिलाओं और प्रकृति दोनों को निम्न स्थान दिया गया है। गुड। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करते हुए कहा कि कैसे पितृसत्तात्मक सोच न केवल महिलाओं को बल्कि प्रकृति को भी शोषण की वस्तु बना दिया गया। उन्होंने इको थियोलॉजी की अवधारणा को विकसित किया। अच्छा। जिसमें पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समानता को धर्म के नजरिए से समझाया। अच्छा, गुड। इसका मतलब जैसे कि हम देखते हैं ना कि धरती एक माँ है, या जो जैसे हमारे जो देखो, इनका मतलब जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है उससे पता क्या समस्या बताते हैं, क्योंकि उसमें गॉड ने वर्ल्ड को क्रिएट किया और आदम और हवा की कॉन्सेप्ट है।
तो भगवान ने ये दुनिया उनके लिए बगीचा बनाया और तुम इसको यूज करो। तो इसका मतलब है आदमी पहले है और ये दुनिया उसकी यूज के लिए है। इसके बजाय हमें ऐसा रिलीजन चाहिए जिसमें ये माना जाए कि ये प्रकृति हमारी माँ है, इसका शोषण नहीं करना है, हमने इसके साथ बैलेंस बनाना है। तो ऐसा ये लूथर बोलती है। शाबाश बेटा, आगे बोलो। इन्होंने ग्रीन थियोलॉजी की अवधारणा को विकसित किया। Good. उन्होंने पर्यावरणीय न्याय को धार्मिक मूल्यों से जोड़ा। वाह। इनकी फेमस बुक्स है न्यू वुमेन, न्यू अर्थ, सेक्सिस्ट आइडियोलॉजीज एंड ह्यूमन लाइब्रेशन 1975। न्यू, मुझे बोलो, न्यू वुमेन, न्यू अर्थ, सेक्सिस्ट आइडियोलॉजीज एंड ह्यूमन लिबरेशन सेक्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड ह्यूमन लिबरेशन। वाह। 1975। ओके। इनकी दूसरी बुक है गेया एंड गॉड हाँ। एंड इको फेमिनिस्ट थियोलॉजी ऑफ अर्थ हीलिंग 992। अच्छा, लिखो, ये तो आपका ही नाम से मिल गया, गिया हाइपोथेसिस। लिखो, ये देखो, इसका मतलब ये थ्योरी कहीं इन्होंने तो नहीं दी ये थ्योरी, गाया हाइपोथेसिस, फेमस थ्योरी है गाया। गाया देखो बताएंगे, ले इसको ले जाओ साथ में, कोई चक्कर नहीं। इस शब्द को देखो नेट में क्या होता है। ये लो बेटा, लाया मैं आपके लिए, ले बेटा यहाँ लाया मैं, स्पेलिंग लिख ले, गाया। इसको पढ़ो, ये थ्योरी है पूरी, गाया थीसिस, गाया एंड गॉड। गाया जो थ्योरी बोलती है ये धरती निर्जीवनी है, जीवित है, ये पत्थर कंकड़ इनमें कुछ कॉन्शियसनेस है। वाह। गाया एंड गॉड एंड इको फेमिनिस्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया। अर्थ, तो ये काम मैंने आपको दिया, आपने नेक्स्ट टाइम बेटा आप ही पढ़ के आना इसको, गाया हाइपोथेसिस क्या है ना, ये लिखो। वाह जी वाह। बाकी लोग भी पढ़ें क्या है गाया हाइपोथेसिस पृथ्वी के बारे में, बहुत सुंदर। मतलब पहले बेटा ये मानते थे हम कि पृथ्वी ना दो भागों में बटी है, जीवित और निर्जीव। आदमी सबसे ज़्यादा जीव है, फिर पौधे और पशु थोड़े कम कम, और पत्थर पुत्थर में कोई प्राण नहीं, मिट्टी में कोई प्राण नहीं। पर गाया हाइपोथेसिस ये मानती है हम जीवित और निर्जीव दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेट करते, बातचीत नहीं करते, पर मेरे कर्ण इसमें जाकर, मतलब हम मिले हैं आपस में। सारी पृथ्वी माँ जो है सोचती है, ऐसा मानते हैं हम, जीवित है। ऐसा नहीं है किसी लिए जीवित है या निर्जीव है ना, सब में संबंध है, सब होते हैं। नेक्स्ट बुक है वुमेन एंड रिडेम्पशन, अ हाँ। थियोलॉजिकल हिस्ट्री 998। अच्छा देखो, इनकी अगली बुक है, बोल रहे हैं मैडम, वुमेन एंड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन होता है बेटा मोक्ष, रिडेम्पशन REDEMPTION है ना, ए थियोलॉजी हिस्ट्री है ना। वाह जी वाह, बहुत सुंदर बेटा, आगे बोलो। गुड। तीसरी थिंकर है सुजैन ग्रिफिन, वाह। जिनका जन्म 26 जनवरी 1943 को अमेरिका में हुआ। यह एक प्रमुख नारीवादी विचारक, लेखिका और इको फेमिनिज्म की प्रमुख समर्थक मानी बेटा जाती किताबें चाहिए लिखो, नाम लिख लो एटलीस्ट, जो बच्चे सर्च करना चाहते हैं ईमानदारी से। बाकियों से रिक्वेस्ट है, नेट से उसका फोटो निकालो, ग्रुप में शेयर करो प्लीज़, जो बच्चे फ्री बैठे हैं। सुजैन ग्रिफिन, ठीक है ना, ये भी एक इको फेमिनिस्ट विचारक है। आगे शाबाश। इनका योगदान, इन्होंने महिला और प्रकृति के बीच गहरा संबंध बताया। वाह। उन्होंने अपने प्रसिद्ध कार्य वुमेन एंड नेचर द रोरिंग इनसाइड हर 1978 में यह तर्क दिया कि पश्चिमी सभ्यता में महिलाओं और प्रकृति को एक समान रूप से कमजोर और नियंत्रण योग्य माना है। इन्होंने इको फेमिनिज्म और युद्ध के बारे में बताया। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अ कोरस ऑफ स्टोन्स, द प्राइवेट लाइफ ऑफ वॉर 1992। उन्होंने युद्ध, हिंसा व पर्यावरण विनाश के बीच संबंध को उजागर किया। फिर से इसको पढ़ो, ये जो आपने बिल्कुल मैंने पढ़ा इसके बारे में, फिर से बोलो। अ कोरस ऑफ स्टोन्स, हाँ। द प्राइवेट लाइफ ऑफ वॉर। अच्छा, मुझे लगता है इसमें शायद उसने ये बताया कि जैसे मान लो पति लड़ने गया, देश के लिए कुर्बान होने गया, सब जगह से, पाकिस्तान का पति भी गया, इंडिया का पति भी गया, पर जो कीमत उसके माँ बाप को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को चुकानी पड़ी, वो नहीं आपने देखी। तो ये उस तरह की बात कर रही है बंदी, देखो है ना कितनी हाई लेवल है। आगे बोलो बेटे, शाबाश। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे युद्ध और पितृसत्ता दोनों मिलकर महिलाओं और प्रकृति पर हिंसा करते हैं। वाह। द एरर्स ऑफ एवरीडे लाइफ, एसे ऑन इकोलॉजी, जेंडर एंड सोसाइटी 1995, जिसमें उन्होंने समाज, पर्यावरण व लिंग भेद पर लेख लिखा। वाह। अब जो इको फेमिनिज्म है उसकी सेकंड स्टेज है मध्य दौर, विस्तार और आलोचना 1980 से 1990। गुड। इसकी फर्स्ट थिंकर है कैरिन जे वॉरेन। कैरिन, नाम लिख लो बेटा, कष्ट है आपको, फिर से आप बोले, क्योंकि हमने नाम नहीं सुने, मैंने भी नहीं सुने नाम, बच्चों को क्या बोलना, बहुत अच्छी बात है। कैरी
जे वॉरेन, ठीक है, आप बोलो। कैरी जे वॉरेन। कैरिन जे वॉरेन, जिनका जन्म 10 सितंबर 1947 को यूएसए में हुआ, इन्हें इकोफेमिनिज्म की प्रमुख दार्शनिक, पर्यावरणविद और नारीवादी विचारक माना जाता है। गुड। इन्होंने इकोफेमिनिज्म और पितृसत्ता पर अपने विचार दिए। ठीक है। वॉरेन ने पैट्रियार्की डुअलिज्म यानी कि पितृसत्तात्मक द्वंद्ववाद की आलोचना की, वाह। जिसमें पुरुषों को संस्कृति से और महिलाओं को प्रकृति से जोड़ा जाता रुको, है। क्या बोला बैरन ने, किसकी आलोचना की? पितृसत्तात्मक द्वंद्ववाद। बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया कि पितृसत्ता न केवल महिलाओं को बल्कि प्रकृति को भी शोषण की वस्तु के रूप में देखती है। अच्छा, एक मिनट रुको, ये आपको क्या काम है आजकल दिया हुआ? आप पढ़ के आना है पितृसत्ता द्वंद्ववाद, ठीक है? एक मिनट थोड़ा बताना इसके बाद, आगे बोलो। शाबाश। उनका दूसरा विचार है इको फेमिनिस्ट नैतिकता। गुड। उनकी पुस्तक इको फेमिनिस्ट फिलॉसफी अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट इज इट एंड व्हाट इट मैटर्स 2000 इको फेमिनिज्म की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक रचनाओं में से एक है। उन्होंने इको फेमिनिज्म को एक नैतिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें महिलाओं व प्रकृति दोनों के प्रति न्याय की वकालत की गई। वाह। इनकी बुक्स है ब्रिंगिंग पीस होम, फेमिनिज्म, वायलेंस एंड नेचर 1996, जिसमें शांति, पर्यावरण और नारीवाद के संबंधों पर चर्चा की गई। इनकी दूसरी बुक है इको फेमिनिज्म, वुमेन, कल्चर एंड नेचर 1997। इसके बाद नेक्स्ट थिंकर है वंदना शिवा। लिखो ना अपने भारत की वंदना शिवा मैडम, ज़्यादातर इंग्लिश में बोलती है, हिंदी भी बोलती है। इनके वीडियो सुनो, आपकी आंखें खुल जाएगी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर बोलती है, उसके कितने नुकसान हुए, खेती को क्या नुकसान हुआ, उसके ऊपर बोलती है वंदना शिवा। अच्छा जी। वंदना शिवा, इनका जन्म 5 नवंबर 1952 को देहरादून, भारत में हुआ। इनकी मुख्य पहचान पर्यावरणविद, नारीवादी विचारक और वैज्ञानिक व इको फोटो शेयर करें इनकी। अच्छा जी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में की जाती है। गुड। इनका जो मेन योगदान है वो इको फेमिनिज्म और जैव विविधता पर आधारित है। इन्होंने समझाया कि महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से कृषि, जल प्रबंधन और पारंपरिक ज्ञान में। उन्होंने हरित क्रांति की आलोचना की, क्योंकि इससे किसानों, विशेष रूप से महिलाओं की पारंपरिक कृषि पद्धतियों को नुकसान हुआ। उन्होंने जैव विविधता और परंपरागत बीजों के संरक्षण पर जोर दिया। बीज बचाओ आंदोलन और जैविक खेती। वाह। वंदना शिवा ने बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें किसानों को पेटेंटेड और जनरल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जगह ट्रेडिशनल ऑर्गेनिज्म का उपयोग करने के लिए प्रेरित। काइंडली लिखिए इन दोनों शब्दों को, ऊपर लिखिए बेटा, ऊपर गाया के ऊपर, अपने नाम के ऊपर लिखो। GMO पढ़ना इसके बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है, और क्या बोला आपने, पेटेंट्स ना। पेटेंट्स होते हैं जैसे कि हमने एक नया बीज बना दिया, अगर अब आपने इसको हमको पैसे दिए बिना लिया, आप पे केस कर देंगे। जबकि ये बोलती है पहले बीज कहाँ बनी, प्रकृति पे। आपने एक बीज उठाया, उसमें कुछ और मिक्स किया, और अब बोलते हैं अब हम इसके क्या हो गए, मालिक। और किसान क्या हो जाएगा अगर इसको उठाएगा तो, बिना पैसे दिए चोर। तो ये एक चोरी है प्रकृति की, ऐसा बोलती है। आगे बोलो बेटा। उन्होंने वैश्विक पूंजीवाद और कॉरपोरेट नियंत्रण की आलोचना की। वाह। उन्होंने महिलाओं को जल संरक्षण व सतत विकास में एक प्रमुख शक्ति बताया है। वाह। इनकी फेमस बुक्स है स्टेइंग अलाइव, वुमेन, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट 1988। स्टेइंग अलाइव है ना, जीवित रहना। इनकी सेकंड बुक है बायोपायरेसी, द प्लंडर ऑफ नेचर एंड नॉलेज 1997। वहाँ लिखो ये वर्ड, इको फेमिनिज्म ऊपर लिखो बेटा। वर्ड पता होना चाहिए, बायोपायरेसी क्या होती है पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बायोपायरेसी? वाह, बायोपायरेसी, शाबाश। पूरा नाम क्या बताया आपने? बायोपायरेसी, द प्लंडर ऑफ नेचर एंड नॉलेज। हाँ पढ़ो। इनकी तीसरी रुको, बुक है, मतलब इसका आगे लिखा नहीं ना आपने। बायोपायरेसी होते हैं बेटा, किस तरह से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो ये बायोटेक कंपनियां हैं, लोगों के, किसानों के बीजों पे धीरे धीरे अपना कब्जा क्लेम कर रही है और फिर उनकी मालिक बन रही है। मतलब आज पूंजीवाद का कब्जा ज़मीन तक नहीं रह गया, या फैक्ट्रियों तक नहीं रह गया, पैसे तक नहीं रह गया, बीज भी, प्रकृति के बीजों पर भी वो अपना क्या ठोक रहे हैं, क्लेम, ये मैंने बनाया है, जबकि वो सदियों से मानव ने तैयार किए। तो लड़ाई वहाँ तक पहुँच चुकी है, ऐसा बोलती है बंदी ना। आगे बोलो, शाबाश। उनकी तीसरी बुक है वाटर वॉर्स, प्राइवेटाइजेशन, पॉल्यूशन एंड प्रॉफिट, जिसमें उन्होंने जल संकट और उसके निजीकरण पर गहन विश्लेषण किया। वाह। इनकी अंतिम बुक है अर्थ, डेमोक्रेसी, जस्टिस, सस्टेनेबिलिटी एंड पीस 2005। जबरदस्त। ऊपर इसका मेन हेडिंग लिख दो, अर्थ डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट, ये पृथ्वी लोकतंत्र, ठीक है,
कौन पढ़ के आएगा ये अर्थ डेमोक्रेसी की थीम? कौन लाएगा पढ़ के? बोलो, हाथ खड़े करो। इनको तो दे दिया मैंने काम, थोड़ी सी थीम पढ़नी है इसलिए दीक्षा पढ़ के आएगी। अर्थ डेमोक्रेसी में क्या बोलता है ये? ठीक है वंदना शिवा, हाँ बोलो शाबाश। अर्थ डेमोक्रेसी में इन्होंने पारिस्थितिकी न्याय और लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित किया। प्लीज लिखो ये वर्ड, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आप यहाँ लिखो पारिस्थितिक न्याय, पढ़ो इसको। क्या होता है पारिस्थितिक न्याय? आर्थिक न्याय पढ़ा आपने, सामाजिक न्याय पढ़ा है, पारिस्थितिक न्याय क्या होता है? बड़ा खतरनाक है। इकोलॉजिकल जस्टिस, इकोलॉजी जस्टिस, वाह अच्छा जी बोलो। इसके बाद है मारिया मीज। हाँ। इनका जन्म 1931 में जर्मनी में हुआ। इनके मुख्य विचार है, यह एक इको फेमिनिस्ट विचारक, समाजशास्त्री और पूंजीवाद की आलोचक थी। इन्होंने मेन आइडिया जो दिया वो पितृसत्ता, पूंजीवाद और प्रकृति का शोषण पर आधारित था। अच्छा, मीज ने दिखाया कि क्या आप एक बार इसका नाम लिख लेंगे ताकि बच्चे सर्च कर सकें? वंदना शिवा उसने मिलकर 2 किताबें भी लिखी है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है इनको पीएचडी के दौरान। मारिया मीज, अब तो ये एक्सपायर हो गई है मीज जी, मतलब मोक्ष मिल गया इनको। मीज, मारिया मीज, ठीक है आगे बोलो शाबाश। मीज ने दिखाया कि कैसे पूंजीवाद और पितृसत्ता मिलकर महिलाओं व प्रकृति दोनों का शोषण करते हैं। इन्होंने सब्सिटेंस पर्सपेक्टिव का सिद्धांत दिया। वाह, उन्होंने वेरोनिका वेन हॉल थॉमसन के साथ मिलकर यह अवधारणा विकसित की। क्या कॉन्सेप्ट बोला आपने? सब्सिटेंस पर्सपेक्टिव। वहाँ लिखो बेटा, मिटा के लिखो कहीं, थोड़ा बच्चे पढ़ लें। मैं भी पढ़ूँ, मैंने भी नहीं पढ़ा कभी। हाँ मिटाओ मिटाओ, ऊपर मिटाओ, यहाँ मिटाओ, बड़ी सब्सिडेंस पर्सपेक्टिव। ये आप पढ़ के आना खुद है ना, कल सब्सिडेंस पर्सपेक्टिव। सब्सिडेंस क्या हुआ भूल गए आप? कम में जीना देखना पड़ेगा क्या सब्सिडेंस, बोलो हाँ जी। सब्सिडेंस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लोकल एंड कम्युनिटी इकोनॉमी की को इन्होंने बढ़ावा देना चाहिए ताकि महिलाओं और पर्यावरण का शोषण रोका जा सके। लोकल को बढ़ावा देना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ? लोकल एंड कम्युनिटी इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए। ग्लोबल और सर लोकल एंड कम्युनिटी इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि अच्छा। महिलाओं और पर्यावरण के शोषण को रोका जा सके। ठीक है, लोकल ठीक है। यह विचार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह लोकल सेल्फ सफिशिएंसी पर जोर देता है। अच्छा, और इनकी जो फेमस बुक्स है वो है पैट्रियार्की एंड एक्यूमुलेशन, वर्ल्ड स्केल 1986। इनकी सेकंड बुक है इको फेमिनिज्म 1993, जो इन्होंने वंदना शिवा के साथ मिलकर लिखी है। इनकी थर्ड बुक है द सब्सिडेंस पर्सपेक्टिव बियॉन्ड द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी 1999। अच्छा मैं समझ गया। इसका मतलब ये है कि हमें अमेरिका से आए हुए मीट खाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लोकल लगाओ, अपना लोकल जो है फ्रूट लगाओ, विदेश से क्यों ढोए हम उसको? मतलब आपकी बेसिक जरूरतें आपके आसपास से हो जाए। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर क्या हो रहा है बताता हूँ आपको, थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये जो देखो ये मैप देखेंगे आप, ये ब्राज़ील है, यहाँ ये वाला इलाका, यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा जंगल है, इसमें अमेज़न के जंगल, और इधर भी इंडोनेशिया में भी घने जंगल है। ये जंगल काटे जा रहे हैं ताकि दुनिया के लिए यहाँ से सोया ऑयल, कई चीज़ें तैयार, दुनिया की मांगे पूरी की जा सके। उस चक्कर में वो लोग अपने पूरी प्रीशियस जंगल को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो मतलब अपनी लोकल जरूरतों को अपनी जगह पूरा करो, ठीक है ना, सिर्फ प्रॉफिट के लिए सामान मत उगाओ, ऐसा बोलती है। आगे बोलो शाबाश। सर इस बुक में इन्होंने स्थानीय आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। हाँ, लोकल सेल्फ सफिशिएंसी। अब जो इको फेमिनिज्म का लास्ट स्टेज है समकालीन दौर, ओके 2000 से वर्तमान तक, ओके इसमें आधुनिक मुद्दों पर विस्तार किया गया। गुड। पहली थिंकर है ग्रेटा गार्ड। अच्छा, ये तो नाम सुना ही नहीं हमने, ग्रेटा गार्ड, ग्रेटा गार्ड, ग्रेटा गार्ड, वाह बेटा, गुड। ग्रेटा गार्ड का जन्म 1960 में यूएसए में हुआ। इको फेमिनिस्ट विचारक, पर्यावरणविद और लेखिका व शिक्षाविद के नाम से यह जानी जाती है। इनका महत्वपूर्ण योगदान है इको फेमिनिज्म और पर्यावरणीय न्याय। अच्छा, इन्होंने दिखाया कि पर्यावरणीय संकट, पितृसत्ता व सामाजिक असमानता आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को LGBTQ+ समुदाय व हाशिए के समुदायों जलवायु परिवर्तन का प्रभाव उन पर अधिक पड़ता है। अच्छा। इको फेमिनिस्ट वेगनिज्म, इस अवधारणा को उन्होंने विकसित किया। इको फेमिनिस्ट, आगे बोलो। वेगनिज्म, वेगनिज्म, वो वेगन हुई ना, वेगन मतलब ऐसा खाना खाना, मीट नहीं खाना ना, डेयरी खाना। आगे बोलो शाबाश। उन्होंने कहा कि महिलाओं और जानवरों का शोषण एक जैसे पितृसत्तात्मक संरचना के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि डायट्री चॉइस वो भी पारिस्थितिकी व लैंगिक न्याय से जुड़ी हुई है। ब्यूटीफुल।
इनकी बुक्स है इको फेमिनिज्म, वुमेन, एनिमल एंड नेचर 1993, जिसमें उन्होंने इको फेमिनिज्म व पशु अधिकारों के आपसी संबंधों पर चर्चा की। इनकी सेकंड बुक है इकोलॉजिकल पॉलिटिक्स, इको फेमिनिस्ट एंड द ग्रीन 1998, इसमें उन्होंने इको फेमिनिज्म व ग्रीन पॉलिटिक्स के संबंध पर प्रकाश डाला है। इनकी थर्ड बुक है क्रिटिकल इको फेमिनिज्म 2017, इसमें उन्होंने आधुनिक समाज में इको फेमिनिज्म के महत्व, इसकी प्रासंगिकता को समझाया है। तीसरे युग की अंतिम जो लेखिका है वो है ग्रेटा थनबर्ग, पर्यावरण आंदोलन की युवा नेता, जो स्वीडन देश की फोटो शेयर करना है इनका, लड़की का, ग्रेटा थनबर्ग। 2018 में इन्होंने केवल 15 वर्ष की आयु में फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक वैश्विक जलवायु हड़ताल शुरू की। वाह। यूएनओ में क्लाइमेट चेंज पर इन्होंने एक एक्सप्रेसिव भाषण दिया, जिसमें इन्होंने कहा हाउ डेयर यू, और ये युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है। सबसे पहले है स्टॉकहोम सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972। यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व सतत विकास की बात कही गई। इस सम्मेलन में महिलाओं की पर्यावरणीय भूमिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ा गया, परंतु लेकिन इको फेमिनिज्म की दिशा में यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप था। गुड बेट। दूसरा है नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज 1985। अच्छा। संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन में यह रणनीति अपनाई गई। इसमें महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय भूमिका को सशक्त बनाने की आवश्यकता बताई गई। थर्ड है ब्रटलैंड रिपोर्ट। रुको बेटा, इससे पहले मैं आपने जब बात छेड़ी तो मैं छेड़ देता हूँ। आज तक यूएनओ के तहत 3 या 4 सम्मेलन हुए महिलाओं के लिए 10-10 साल के गैप के बाद। एक मैडम ने बताया 85 वाला, एक शायद 75 में हुआ, एक 95 में बीजिंग में हुआ है। दे पढ़ना आपने। आज तक महिलाओं के लिए यूएनओ के तहत कितने सम्मेलन हुए हैं ना, उससे औरतों को, और एक संधि हुई उससे, यूएन कन्वेंशन टू एंड ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, एक ऐसी संधि। पूरा इतिहास है इसका। मैडम ने बात छेड़ी है ना, आगे बोलो बेटा, आगे बोलो। शाबाश। ब्रटलैंड रिपोर्ट 1985, इसका टाइटल था हमारा साझा भविष्य। हाँ। इस रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की अवधारणा को विकसित किया गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास को शामिल किया गया। और यह इको फेमिनिज्म के विचारों को वैश्विक नीति में लाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज था। रुको, ये महिलाओं पे जो 4 सम्मेलन हुए हैं यूएनओ के द्वारा, इस पे हमें गिधाई आज बताएंगे कल जब भी पढ़ के आएंगे। 4 सम्मेलन, ठीक है, यूएनओ के। आगे बोलो। शाबाश। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 1992, शाबाश। रियो डी जनेरियो में हुआ। गुड। इसमें एक एजेंडा 21 पारित किया गया, जिसमें सतत विकास व महिलाओं की भागीदारी को महत्व दिया गया। एजेंडा 21 के तहत पर्यावरणीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने की बात की गई। इसके बाद है बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995। ये वो चौथा सम्मेलन महिलाओं के लिए जो है ना, पढ़ना बेटा। यूएनओ में पारित यह घोषणा लैंगिक समानता तथा पर्यावरण न्याय को जोड़ती है। इस घोषणा में कहा गया कि पर्यावरणीय स्थिरता में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग समिट 2002। सतत विकास शिखर सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। इसमें कहा गया कि महिलाओं की आर्थिक और पर्यावरणीय भूमिका सतत विकास के लिए आवश्यक है। स्थानीय समुदायों और महिलाओं को पर्यावरणीय योजनाओं में शामिल करने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है पेरिस समझौता 2015, जो जलवायु परिवर्तन पर एक बहुत बड़ा समझौता था। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लैंगिक समानता और महिलाओं की भागीदारी को मान्यता दी गई। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा। 17 विकास लक्ष्य व 169 इंडिकेटर्स के साथ लैंगिक समानता व जलवायु कार्रवाई को आपस में जोड़ा गया। इसमें माना गया कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। धन्यवाद। ठीक है, तालियों से स्वागत करें।